नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? जब उनका चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद वो जाएंगे, ध्यान मग्न होंगे, मौन व्रत रहेंगे लगभग 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। और इस बीच वो मौन व्रत तो करेंगे, लेकिन उनके साथ कई सैकड़ों कैमरे जा रहे हैं। वो जिस परिसर में बैठेंगे उस परिसर के को चारों तरफ पुलिस वालों ने उसकी घेराबंदी की है, क्योंकि प्रधानमंत्री गुफा में बैठकर और गुफा में बैठेंगे या कहाँ बैठेंगे, लेकिन यह है कि वो ध्यान मग्न रहेंगे। तो ध्यान मग्न जब वो रहेंगे तो उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस वालों का एक लंबा चौड़ा घेरा होगा। अब इस चीज को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग में आवेदन किया है कि वो साइलेंस पीरियड के बाद या तो मौन व्रत रखें अगर उनको कैमरा लेकर जाना है, क्योंकि साइलेंस पीरियड है। और साइलेंस पीरियड में उनका प्रचार और प्रसार अगर इस तरीके से कैमरे पर होगा तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अब कायदे से तो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री को मना करना चाहिए था कि नहीं भाई, आप कैमरा वैमरा लेके नहीं जाइए। अगर जाइए तो आप बिना कैमरे के लेके जाइए, और अगर आपको कैमरा लेके जाना है तो फिर आप 2 तारीख के जब हो जाए पोलिंग, पहली तारीख की, उसके बाद आप जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सुनी नहीं है। अभी वो प्रचार भी कर रहे हैं, प्रचार के बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। तो आज मोदी जी के इस ढोंग पर बात करेंगे, चुनाव आयोग के पूरे आचरण पर बात करेंगे, और पूरे चुनाव के प्रोसेस में जिस तरीके का आचरण चुनाव आयोग का देखा गया है, ऐसा लग रहा है कि वो मोदी जी के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है, ऐसा लगता है। तो आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज मलिक साहब हैं। बलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आज विवेकानंद मेमोरियल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? जो सिंघवी साहब ने कहा कि देखिए ये इस तरीके का प्रचार और प्रसार आचार संहिता का उल्लंघन है, तो आज मोदी जी को क्या कोई कुछ कह ही नहीं सकता? ना चुनाव आयोग कुछ कह सकता है, ना कोर्ट कुछ कह सकता है, और जो उनकी ढोंग, उनका नौटंकी, उनका जो ये ड्रामा है, ये पूरा देश देखेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये आचार संहिता ही नहीं, ये मानवीय संहिता का उल्लंघन है। ये इंडिविजुअल कोई करे, ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। किसी को मेडिटेशन करना है, इंडिविजुअल कहीं यात्रा करनी है, कहीं मंदिर का उद्घाटन करना है, किसी मस्जिद का उद्घाटन करना है, जो मर्जी करे, मगर पब्लिक एक्सपेंसेस पे, पब्लिक एक्सचेकर पे ये ड्रामा नहीं चल सकता देश में। ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है इस तरह की चीजों का। प्राइम मिनिस्टर में अगर हिम्मत है तो अपने भाषण में जाके कहते 14 में कि मैं इस तरह के मेडिटेशन करता हूं बीच में, मैं इलेक्शन के बाद ऐसे मेडिटेशन करने भी जाऊंगा। आपको इतराज तो नहीं है? इतराज हो तो बताइए, वरना मुझे मत चुनिए। ये सारी बातें खोल के बताते तो लोग इनको पहले से ही अलविदा कर देते कि ऐसा ढोंगी प्राइम मिनिस्टर के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, ऐसे ढोंगी जनप्रतिनिधियों की इस देश में कोई जगह नहीं है, ना जरूरत है देश को। देश का संविधान कहता है कि देश के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना है, विवेकशील बनाना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है लिखा है इस देश के संविधान में, और शिक्षा को भी वही काम करना है। यहाँ पे देश का प्रधानमंत्री जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक व्यवस्था चलाने का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एक तरह से, वो आदमी जब इस तरह के ढोंग करने चले तो क्या कहेंगे? और वहां पे सरकारी सुरक्षा, इनको जो घर दिया हुआ है उसकी सुरक्षा पे कितना खर्चा आता है। ये अलग से देश के पैसे से मौज करने वाले आदमी, पूरे देश के लोग इस बात से असहमत हैं, उस पैसे से इनको कैसे सुरक्षा दी जा सकती है? ये कहेंगे अब मैं समुद्र में डुबकी लगाऊंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, मैं तो जाके चांद पे मेडिटेशन करूंगा। देश ने ठेका थोड़ा लिया इनके मेडिटेशन का, ये करें जो मुक्ति पानी पाए। क्या ऐसे गलत सलत काम कर रखे इनको मेडिटेशन करना पड़ता है? जहरीले भाषण देके, उगल उगल के, जहर उगल के, सबसे खतरनाक, सांप से भी ज्यादा खतरनाक जहर फेंक के देश के अंदर, देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है इनका सारे भाषण। और एक तरह से इनके भाषण जो आते हैं और इनका व्यवहार जो आता है, ये पॉलिटिकल टेररिज्म की परिभाषा में आता है। और इस तरह से मैं कहूं तो ये इनको संज्ञा दी जा सकती है, ये उस दायरे में आते हैं बोला जाता है। और न केवल देश के 140 करोड़ देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है, हिंदू मुसलमान करता है, ये करता वो करता, और पल भर में पलटी मारता है कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा, हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा मैं काबिल नहीं रहूंगा प्राइम मिनिस्टर के। बलराज जी, ये शब्द एक प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि वो एक राजनीतिक आतंकवादी है, ये शब्द शोभा नहीं देता है शायद प्रधानमंत्री। ये इसमें शोभा की क्या बात है नीलू जी? नीलू जी, इसमें शोभा की क्या बात है?
कोई भी आदमी कोई गलत काम करेगा, चीफ जस्टिस देश का गलत काम करे, उसके लिए शोभा के लिए सबक ढूंढेंगे हम अलग से वो अलग ह्यूमन बीइंग है क्या? दे ऑल आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट ऑफ दिस कंट्री। उनके लिए कोई हमें अलग से परिभाषा, ये राजाओं का देश है क्या? ये शासन है क्या यहाँ पर? या राजा भगवान की प्रतिमूर्ति होता, कोई गलती नहीं करता, जो बदमाशी करता रहे? ये हीरा पुराना पत्थर एज, ये स्टोन एज जा चुकी है देश से। ये एक एक चीज का एविडेंस मांगते हैं दुनिया, और ढोंग में फंसने वाला नहीं है देश। सारा देश समझ रहा है, एक एक बच्चा समझ रहा है इस ढोंग को। और ये निरा, इसको अब और कहेंगे तो पॉलिटिकल ढोंग कह सकते हैं। ये पॉलिटिकल ढोंग पॉलिटिकल एक्सचेकर पे नहीं किया जा सकता। उनकी सारी सुरक्षा वापस लेनी चाहिए, उनको वहां छोड़ाओ, करना जितना मेडिटेशन करें वो जाए ना, जाके अपना आराम से सत्ता हस्तांतरण हो और वहीं पे चले जाएं। वाराणसी में इनको घर दे दिया जाए, कुटिया उसको कहते हो, पता नहीं क्या है उसका नाम तो है, मैं नाम भूल गया, जहां पे लगातार शमशान घर है, जलता रहता है। इनको शमशान घर है या कहीं जो कब्र होती है उसके बीच में कोई स्थान दिया जाए और गंगा के दर्शन होते रहे, और इनको पता चले एक एक जान की कीमत क्या होती है, जब आदमी मरता है तो क्या पश्चाताप होता है, ताकि कोई तुम्हारे भाषण से और तुम्हारे क्रियाकलापों से या जो हिंदू मुसलमान करने से जिन लोगों की जान गई है तुम्हारी सत्ता के दौरान। मैं तो एक और कहता हूँ, जो लोग सरकारों में है, कोई भी है XYZ, उसमें आप और हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिस लोगों की सरकार के अंदर जितनी हत्याएं होती हैं, खासतौर पर दंगों में या हिंदू मुसलमान करके जाति और रिलीजन के विद्वेष के कारण जो हत्याएं होती हैं, वो पॉलिटिकल हत्याएं हैं। उनके लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कानून बनाना पड़ेगा इस देश और दुनिया के अंदर। और इंटरनेशनल लॉ में तो इस तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं, इंडिया उसमें मेंबर नहीं है, तो ऐसे नेताओं को पकड़ने का अब कानून बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर कोई आदमी अपने देश के अंदर इस तरह की बदमाशी करता है, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, और लोगों की हत्याएं करवाता है और न्यायालय भी न्याय नहीं दे पाता, तो ऐसे नेताओं को अब इंटरनेशनल लॉ के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते वो देश उसका मेंबर हो। इंडिया उसमें मेंबर नहीं, फ्यूचर में हमें मेंबर बनना पड़ेगा ताकि हमारे देश के ऐसे नेता गिरपत में आ सके। आपने बलराज जी कहा कि ये जो मोदी जी का ढोंग है, मोदी जी की नौटंकी है, मोदी जी का ड्रामा है, जिस तरह हमने 2019 में भी देखा था, केदारनाथ में वो गुफा में गए थे, गुफा में बैठकर उन्होंने अपना तप किया था, वहां पे तब भी कैमरा था, और आज जब जा रहे हैं आज भी कैमरा है, और तमाम जो लाव लश्कर है उनको सुरक्षा व्यवस्था पूरा सब कुछ है। आपने खुद कहा कि ये देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है, इस पर ये सारा ढोंग हो रहा है, इसका हिसाब किताब कैसे होगा सर? इसका हिसाब किताब लिया जा सकता है, कोई भी सिटीजन इसके लिए कोशिश कर सकता है। अगर सरकार इस लेवल पे अपना काम ना करे, ब्यूरोक्रेसी अगर काम ना कर पाए लॉ के अनुसार, तो कोर्ट में जाया जा सकता है। और कोर्ट में भी अगर नाकामयाब रहे तो इसको फ्यूचर में इलेक्शन में एजेंडे बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से तो सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं। ये बीच का काम, जो काम जुडिशरी जब नहीं कर पाती तो देश को बर्दाश्त करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है एक कमजोर जुडिशरी की वजह से। अदरवाइज तो अगर जुडिशरी मजबूत होती है देश की, तो उसी हिसाब से देश के नेता भी सही काम करते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी सही काम करती है। बहुत बड़ा दारोमदार इस पे होता है जुडिशरी पे। जुडिशरी अगर एक तरह से पपेट की तरह अगर काम करे और जुडिशरी भी दबाव में काम करे या समय पे काम ना करे, तो अल्टीमेटली फिर किसको भुगतना होता है? देश भुगतता है। और उसी के लिए अमेंडमेंट होते हैं देश में, नई सोच पैदा होती है, नई तरीके का एक माहौल क्रिएट होता है ताकि मानवीय व्यवस्था देश में एक सुचारू रूप से चल सके। लेकिन बलराज जी, आप जुडिशरी से इतना मायूस क्यों लगते हैं? आप तो खुद एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी फैसला आया था, लेकिन आप क्यों इतने मायूस रहते हैं जुडिशरी से? आपको कहाँ लगा कि कोर्ट के साथ? मैं मायूस नहीं हूं। हमारी उम्मीद एज ए सिटीजन, एज एन एडवोकेट, वो है जो संविधान चाहता है। संविधान के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं अपनी संस्थाओं से, और उन पे अगर खरी नहीं उतरती तो मायूसी नहीं है। वो एक तरह से ये है कि जो काम वो नहीं करते उनको आगाह कराना देश के लोगों का काम है, देश के वकीलों का काम है, जो वो ना करें। देश में प्राइम मिनिस्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करता है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाता, और जुडिशरी गूंगी बन के रहती है या कुछ काम नहीं करती। ये जरूरी थोड़ा कोई पटिशन आएगा ऐसे दिनों में? ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, विशेष परिस्थिति है देश के अंदर। इसमें हर जज को पावर है सुओ मोटो एक्शन लेने की। अगर भाई इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता, तमाशा थोड़ा देखती रहेगी जुडिशरी? किस बात के लिए है? किस बात के लिए इनको हमने सुरक्षा दी हुई है? किस बात के लिए हम इनको पूरी तनख्वाह और बाद में स्टाफ तक मुहैया कराता है? ये देश का पैसा इनके घरों में जाता है। इनको इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए क्या? हमें याद नहीं कराना चाहिए क्या एज एन एडवोकेट? और हमारी ड्यूटी है, ये निराशा नहीं है।
ये हमारा हक है उस बात को रखने का जो हमें कमी दिखाई देती है और जिस कमी को हम बोल के या दूसरों के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। व्हाई नॉट? लेकिन चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए? इस समय चुनाव आयोग ने सबको मायूस किया है। सबने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि देखो, चुनाव आयोग कुछ तो एक्शन लेगा, लेकिन शुरू से ही चुनावी प्रक्रिया अगर आप देख लें तो क्या कैंपेन में हेट स्पीचेस, क्या वोटर टर्नआउट का फिगर, क्या फॉर्म 17C का मसला, क्या ईवीएम और वीवीपैट का मसला, किसी भी मसले पर चुनाव आयोग ने ये संकेत नहीं दिया है कि वो सिटीजन्स के बारे में सोच रही है या देश के नागरिकों के बारे में सोच रही है। क्या वो नागरिकों को कोई हकदार इस डेमोक्रेसी में समझती भी है या नहीं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा सरकार के अधीन होती है। ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और जो नेता लोग होते हैं, जो चुन के आते हैं, सरकार चलाते हैं, जो लोग सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये लोग तो बदलते रहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है ये ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी हमेशा मातहत होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में वो उन लोगों को जगह देते हैं प्रमुख पोस्टों पे जो उनके चमचा बन के रह सकते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, जिनके डोजियर फाइलें उनके हाथ में होती है कि नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरोक्रेसी इतनी कमजोर हो गई इस देश की, कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स बचते हैं, वो उनके खिलाफ काम करते हैं, उनकी ट्रांसफर हो जाती है, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है, केस बना दिए जाते हैं झूठे और जेलों में सड़ाया जाता है। ये फेल हो गई देश की जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश में फेल नहीं होती तो बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो ईमानदारी से ऐसे ऐसे नेताओं के षड्यंत्रों को फेल कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, मगर जुडिशरी की कमी की वजह से। और आज भी इसकी हिम्मत कहाँ है इलेक्शन कमीशन की कि वो प्राइम मिनिस्टर से डरे या सरकार से डरे, या चाहे बेशक उनकी अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल हो, उसके बावजूद भी किसी न किसी को तो बनना ही है इलेक्शन कमिश्नर। वो किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी सरकार के बाप का नौकर थोड़ा है। वो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं और उस पर रह के वो इंडिपेंडेंटली वो काम करें, क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है सरकार इतनी मजबूत है, जुडिशरी भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। ये जुडिशरी की कमजोरी है। देश में इस तरह का तमाशा जब होता है, जब बेलगाम होते हैं ये सरकारें और बेलगाम होती है ब्यूरोक्रेसी, उसके पीछे हाथ होता है कमजोर या हैंड्स इन ग्लोव्स जुडिशरी का। ये दुर्भाग्य है देश का। जी, लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि वोटिंग में मैनिपुलेशन होता है, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी होती है, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 80% चुनाव तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुछ 1 करोड़ वोटर्स कोई थोड़े बहुत नहीं होते अगर उनकी संख्या बढ़ाई गई है। और कई पेपर्स में इस बात को लेकर आया कि वोटर टर्नआउट में डिप दिखा गया, लेकिन फिर भी जो वोटर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, इसकी आपको कितनी संभावना लगती है कि ऐसा कुछ भी हुआ है? बिल्कुल संभावना लग रही। अब देखिए संभावना क्या होती है, जहां पे धुआं होता है इसका मतलब वहां आग होती है। लोगों को जो शक है, बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ता विश्वास करो विश्वास करो। सुप्रीम कोर्ट फोरफ्रंट पे आ रही है कि विश्वास करो, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही कि देश विश्वास करे। सुप्रीम कोर्ट अपना वो रोल अदा ही नहीं कर पा रही जिसे लोगों को लगे भाई सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्टेप इन कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जागरूक है देश की, इसलिए कोई गड़बड़ करेगा वो पकड़ा जाएगा। और इन्होंने गड़बड़ पकड़ी भी है और सचेत कर दिया है। ऐसा कुछ माहौल अभी नजर नहीं आ रहा देश के अंदर। और छुट्टियों में इलेक्शन है, इलेक्शन में इन छुट्टियों में वैकेशन बेंच है। वैकेशन बेंच भी इस तरह से लोग ये समझते हैं तो टेम्परेरी है बेंच, जबकि उनको भी उतनी ही पावर है। और ये तो इमरजेंसी की तरह है, जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, वैकेशन बेंच इमरजेंसी की तरह है। ज्यादा जिम्मेवार लोग हैं, और चीफ जस्टिस एक एक बात की खबर रखने की उनकी जिम्मेवारी है, चाहे बेशक छुट्टियां चल रही हैं। इज द हेड ऑफ द जुडिशरी, तो उनको एक एक बात का संज्ञान होगा और होना ही चाहिए। और अगर फिर भी उसके बावजूद भी सारा तमाशा देश में चल रहा है, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा और देश इतने निराश क्यों हो रहा। तो देश इतना असहाय महसूस कर रहा है कि शायद कोई गड़बड़ करेगा और गड़बड़ करके कोई सरकार बना लेगा। कोई आदमी कार्यवाहक सरकार के होते हुए इलेक्शन कमीशन को उस पर बोलना चाहिए था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई तुम सेनाध्यक्ष को कैसे एक्सटेंशन दे रहे हो? क्या इंपॉर्टेंट है? देश में लड़ाई हो रही है क्या? नई सरकार आएगी, नए ऑफिसर बैठे हैं जो सीनियोरिटी में तैयार हैं, वो जो उनके जूनियर ऑफिसर है वो भी तो मेरिटोरियस ऑफिसर है, तभी तो सेकंड रैंक पे थर्ड रैंक पे जो ऑफिसर हैं उनको प्रमोशन आपने क्यों नहीं दी? ये आदमी लड़ाई वाला जर्नल भी नहीं है, इसको तुमने 1 महीने की एक्सटेंशन क्यों दी? कोई बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के घर के चारों तरफ मॉक ड्रिल चल रही है। क्या ड्रिल है?
इसका मतलब तुम बदमाशी कर रहे हो और तुम्हें पहले ही खतरा है कि जनता अगर दिल्ली तक भी आ जाएगी तो कैसे जान बचानी है जनता से, इस देश की जनता से धोखा करके, और तुम ढोंग कर रहे हो और जा रहे हो मौन व्रत धारण करने। मौन व्रत धारण करने तो आदमी का पता भी नहीं चलना चाहिए वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तुम तमाशा और ढिंडोरा पीट रहे हो देश में और मीडिया को ले जा रहे हो वहां पे, देश का खर्चा करवा रहे हो। तुमने इस देश को अपनी बपोती समझ लिया है। प्राइम मिनिस्टर अपराधी है इस वक्त पूरे देश का। इस तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में, ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं काम किया होगा। ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, ही मस्ट गो टू जेल। लॉ को फॉलो करना चाहिए ताकि कोई आदमी अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा महसूस ना करे। इस देश में ये हरकतें, इस तरह की हरकतें हो रही है, पूरा देश लज्जित है, शर्मसार है उनकी इन हरकतों से। बलराज साहब, जब भी आप इस तरीके का डाउट क्रिएट करते हैं या जब भी इस तरीके की डाउट या शंका या संदेह की जब बात होती है, तो आपको ध्यान होगा कि चुनाव आयोग के जो वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर तो आप संदेह कर ही नहीं सकते, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड डाउट द इलेक्शन कमीशन। इस बात को मनिंदर सिंह ने कहा था। यही बातें राजीव कुमार ने दोहराई जब 25 तारीख को वो वोट डालने गए थे। वोट डालने के बाद जब एएनआई ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन खुलासा करूंगा उन सारे लोगों का जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। अब इसका कहां गया, कहां गया वो? छुप गया। एक दिन खुलासा करूंगा, किस दिन खुलासा करेगा? डेली प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए इस देश में। 140 करोड़ का देश है, लोग इनके प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं जो गड़बड़ियां देश में चल रही हैं। वो र्यूमर है, हकीकत है, और क्या है ये पल्ला झाड़ के भाग रहे हैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर अब लास्ट में आके मीडिया का सामना नहीं कर पाया, आज तक हिम्मत नहीं है, इंडिपेंडेंट पत्रकार की हिम्मत नहीं है उनकी सामना कर पाए वो किसी का। अब ढोंग करके, वो ढोंग के तरीके से ही कुछ लोगों को, पत्रकारों को उन्होंने प्रेस एक तरह से अपना इंटरव्यू देने की कोशिश की है, वो भी ढोंग था, टोटली ढोंग है ये। इसी तरह से ये भी बच के भाग रहा है राजीव कुमार भी प्रेस से। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन का मीडिया के सामने डेली रूबरू होना बहुत जरूरी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लोगों को बताना, लोगों का विश्वास बरकरार करना, लोगों का विश्वास इन पे हो, ये बिल्कुल नहीं है, इनकी ड्यूटी है कि लोग इन पे विश्वास कर पाए और जहां पे उंगली उठा रहे हैं लोग उसका जवाब दे। अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो ये चोर हैं, एक नंबर के ये चोर हैं, ये दगाबाज हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही लोगों का कब्जा हो गया है मेन इंस्टीट्यूशंस पे और उन्होंने मजाक बना दिया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की हत्या के जिम्मेदार लोग हैं ये भी अपने आप में डेमोक्रेसी की हत्या है। लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देना, छुपना, वोटिंग बढ़ रही है उस पे होना, इनके वकील जो लोग हैं कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट में एफिडेविट देना झूठा, प्रो डेमोक्रेटिक प्रो पीपल देने की बजाय ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जैसे अपने आप में जो बिजनेस कंपनियां जो करती है ना, जिस तरह की फाइट करती हैं। अरे देश की संस्था हो, देश के सामने अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और अपने आप को प्रदर्शन करिए आप अपना पूरा कि हम क्या कर रहे हैं, बताओ जी क्या करें, वो भी बताओ, हम करने के लिए तैयार है। होना तो ये चाहिए था इनका एफिडेविट, सर हमें बताइए हम और क्या ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, हम और किस तरीके से कर सकते हैं, हम तैयार हैं, ये देश तैयार है, देश का पैसा लगना है और हम क्रेडिबिलिटी इसकी 100% चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की। प्लीज हमें गाइड करिए। और हम लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, देश के सभी लोगों को, जाने माने लोगों को, आइए मिलिए, हमारे लोगों से मिलिए, उनकी हमने ड्यूटी लगा दी है, उनको बताइए और वो हमें ब्रीफ कर देंगे। फिर कोई अच्छी बात होगी तो हम ट्रांसपेरेंसी, व्हाई नॉट, ये देश 100% ट्रांसपेरेंसी चाहता है और करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन बलराज जी, अब अगर काउंटिंग के समय में अगर कोई धांधलेबाजी होती है, जो कि ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस समय काफी सचेत हैं और सबको ये बोला जा रहा है कि भाई फॉर्म 17C आप कलेक्ट करिए ही करिए, किसी भी सूरत में उसकी मैचिंग, उसकी टैली एक एक स्टेप पर होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई धांधलेबाजी होती है जिससे कि चुनाव आपको लगता है कि पलट सकता है, या राजीव कुमार क्या मोदी के फेवर में या बीजेपी के फेवर में चुनाव को पलट सकते हैं? देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसके आगे और परमाणु की क्या जरूरत है। इस्तीफा देना, एक इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा देना, 2 की चोरी चकारी से अपॉइंटमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट का उसका स्टे नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट 17C पे गोलमोल करना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंडिंग रखना, चीफ जस्टिस का फोरफ्रंट पे नहीं आना। ऐसे मौके पे तो इन दिनों में तो मैं तो कह रहा हूं चीफ जस्टिस को खुद हेड करना चाहिए एक बेंच वैकेशन के दौरान। सारी जिंदगी वैकेशन मनाते हो गए इन लोगों को, इस वैकेशन में देश को जरूरत है ऐसे इलेक्शन के दौर में चीफ कमीशन शुड हेल्ड स्पेशल कोर्ट, स्पेशल बेंच, और उनको यहाँ रहना चाहिए था या ऑनलाइन रहे, जैसे रहे, ही मस्ट बी अवेलेबल टू द कंट्री। वो जिम्मेदार हैं इसके प्रति, अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते चीफ जस्टिस भी, उनको इस देश को जवाब देना होगा और देश इंतजार कर रहा है
और कोई अच्छी बात आ ही नहीं रही ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में, या जो धांधलियां, कोई विश्वास ही नहीं जता पा रहा देश में कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। सारा अपोजिशन, सारे देश की जनता भयभीत और आतंक के साए में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके मिलिट्री के जनरल का पद एक्सटेंशन कर रहे हैं। आप कार्यकारी सरकार हैं भाई, आप परमानेंट सरकार इस वक्त नहीं है। आप क्या ड्रामे कर रहे हो? क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? इनको पार्टियों को भी इसमें पटिशन में जाना चाहिए था, एक्सटेंशन रोकनी चाहिए। जो जूनियर ऑफिसर हैं, जिनका प्रमोशन का इंतजार जो कर रहे होंगे कि हमें भी मौका मिलेगा सेवा करना इस देश का, वो तो 1 महीना तो लेट हो गए। हो सकता है उसके बाद भी ये मिलिट्री का इसका यूज करें जनरल का, और जनरल अपने आप में चमचागिरी में इस देश के लोगों की हत्या करवा दे मिलिट्री से, और ये सत्ता के में बरकरार हो जाए ढोंगी बाबा, तो फिर क्या होगा? उसी को और एक्सटेंशन दे देंगे। कौन कानून, किसका कानून, किसकी कोर्ट, कौन कोर्ट? मैं वापस आज आती हूँ क्योंकि आज की ये शाम की एक बड़ी खबर होगी। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे, टैक्स पेयर्स का पैसा तो एक एंगल है, दूसरे तरफ जो उनका ढोंग है वो भी है। आज इन चीजों का हिसाब किताब अगर चुनाव आयोग नहीं ले रहा है, तो ऐसे में ये हिसाब किताब क्या सिटीजन्स ग्रुप लेंगे या सुप्रीम कोर्ट? कैसे इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी? आज लोगों में तो सिटीजन ही आएंगे, इसमें तो सिटीजन आएंगे, पब्लिक स्पिरिटेड लोग सामने आएंगे, इसका हिसाब किताब होगा मुझे लगता है। और देखिए, विवेकानंद के स्थान पे ढोंगानंद जा रहे हैं। कमाल है ये, विवेकानंद को भी गाली है ये। विवेकानंद के उस स्थान पे जाने के बाद अब वो स्थान उचित नहीं होगा दुनिया का लिए जाने के लिए, जहां पे इस तरह का ढोंग हो सकता है, इस तरह का ढोंगानंद आदमी जा सकता है, जिसका कोई विश्वास नहीं है विवेक के अंदर, जिसका कोई विवेकानंद की फिलोसफी में कोई विश्वास नहीं है। विवेकानंद को इन्होंने जबरदस्ती अडॉप्ट कर लिया आरएसएस ने और इन्होंने बीजेपी वालों ने, और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बना डाला इन्होंने चाणक्यपुरी में, और वहां पे कोई बात ऐसी नहीं होती जो विवेक पे आधारित हो। सारी की सारी षड्यंत्रकारी और ढोंग की बातें होती हैं। इसलिए लोगों के इनके स्टैचू लगा के उन जगह पे कब्जा करना, उस आदमी के नाम को पकड़ के इस तरह साबित करना, और उसकी बात को, एक बात को नहीं मानना। आपने विवेकानंद की बात की तो मुझे याद आ गया कि कल मोदी जी ने एक इंटरव्यू भी दिया था एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को तो लोग तब से जानने लगे जब रिचर्ड एटनबरो ने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, वरना तो कोई गांधी को जानता ही नहीं था। और जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने गांधी को बढ़ाने के लिए, गांधी की इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ किया ही नहीं। अब ऐसे बयान पर आप क्या कहेंगे कि अगर कोई प्रधानमंत्री अगर महात्मा गांधी के लिए इस तरीके की बातें करते हैं? वो अपनी बात बता रहे हैं कि जैसे मेरे को 2024 में लोगों ने अभी आके पहचाना कि मैं ढोंगानंद हूं और विवेकानंद का मिसयूज कर रहा हूं, उसी तरह से वो उनको लगा कि महात्मा गांधी को भी लोगों ने देर से पहचाना। वो ये अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से तो मार्टिन लूथर किंग, जब तो फिल्म नहीं बनी थी, ही वॉज फैन ऑफ महात्मा गांधी, जिनसे सीख लेके उस आदमी ने इतना जबरदस्त आंदोलन चलाया, उनकी ऑटोग्राफी और कहानियां पढ़ के। इवन बराक ओबामा अपने लेक्चर में उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, उन दिनों का जिक्र किया जब तक तो उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। तो ये कितने लोग उनसे, जो आदमी पहले से ही, जिस आदमी के नाम से पहले से जगह के नाम है, पहले से स्टैचू दुनिया के देशों में लगी हुई है उस फिल्म के आने से पहले ही, तो बताओ इस तरह की आज के दिन कुछ भी झूठी बात, कुछ भी बकवास करने के लिए अगर कोई आदमी बयान दे सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी ढोंगानंद स्वामी। लेकिन बलराज जी, अब मुझे ये बताइए कि अब देश करेगा क्या अगर मान लीजिए मोदी जी की सत्ता आती है, और आ भी सकती है, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, जिसका की इंडिकेशन काफी कुछ अमित शाह ने दिया है। तो अब चुनौतियां क्या होंगी देश के सामने, आपको लगता है? चुनौतियां देश के सामने ये होगी, बचे खुचे फंडामेंटल राइट्स का विनाश हो जाएगा देश में, बोल नहीं पाएंगे, लोगों की हत्याएं हो जाएंगी, देश शमशान भूमि में बदल जाएगा। इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग, ये जो ड्रामे इमोशन दिखाते हैं, कभी रो के दिखाएंगे, कभी हंस के दिखाएंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट लोगों से भी पूछा जाए तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस पर्सन। जो हिपोक्रेट्स जो लोग होते हैं, जो 1 मिनट में कुछ और 1 मिनट में कुछ, वो अनरिलायबल लोग होते हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़ के सुधार गृह में उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और ये देश ये नहीं कि वो ढोंग करते रहे, तुम ताली बजाते रहो अंध भक्तों की तरह से। अब तो अंध भक्तों को भी समझ में आ गया
के वाकई भक्ति की, ये तो हमारे सारे गुरु ढोंगी बाबाओं के भी गुरु घंटाल निकले। जितने ढोंगी होंगे इस देश में या जिसने इतिहास में पढ़ा होगा ढोंगी बाबाओं के बारे में, ही शुड हैव बीन देयर प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। ये एक तरह से ढोंगी बाबाओं के एसोसिएशन के प्रमुख हो सकते हैं। इस तरह के ढोंगी बाबा हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन बलराज जी, मुझे ये बताइए कि आप खुद एक वकील हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर सेडिशन का मामला, आपने जैसे कहा कि मोदी जी पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं और लोग 10 बार बोलने मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल टेररिस्ट की परिभाषा में आते हैं और यही लोग होते हैं टेररिस्ट असली। देश के वो लोग जो कहीं जाके किसी के बहकावे में यहाँ पे बंदूक और ये उठा के हिंसा करने लग जाते, वो उनके पीछे ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को, देश के युवाओं को गुमराह करते हैं। यही तो है पॉलिटिकल टेररिज्म, यही तो है वो पॉलिटिकल टेररिस्ट जिनके कहने पे लिंचिंग हो रही है देश के उसमें, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, जहां पे भीड़ किसी को गाली देना शुरू कर देती है, जहां भीड़ ट्रोल करना शुरू कर देती है और बेहुदे कमेंट करना शुरू कर देती है, वो यही तो है डोंगानंद के चेले। और इसको क्या कहेंगे? असली देश में कोई अगर टेररिस्ट है तो पॉलिटिकल टेररिस्ट लोग हैं। और पॉलिटिकल टेररिस्ट वो होता है जो अपने कर्म से, अपनी भाषा से, अपने भाषण से, अपने व्यवहार से देश के लोगों में मतभेद पैदा करे, जिससे लोगों में की यूनिटी खत्म हो, जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे, और फिर वो दिमाग में वो बात बैठ जाए और अलगाववाद पैदा हो जाए दिमागों में। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए जो खतरा है, के लिए ये पॉलिटिकल टेररिस्ट की परिभाषा में आते हैं। नहीं, ये चीजें अगर इतना गंभीर रूप ले चुकी हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, विच इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, आज उन लोगों को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं कि देश किस अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है? इसलिए जिस तरह नेताओं को पदों की जरूरत है, इसीलिए लोगों को पदों की जरूरत है। तो जज है तो चीफ जस्टिस कैसे बना जाए, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा जाए, सारा बेड़ा गर्क तो यही हो रहा है। सारी मानवता का तो भट्ठा यहीं बैठा हुआ है। इसी वजह से आदमी कमजोर है, अपनी खुद की भूख नहीं मिट रही है, अपना खुद का कटोरा इतना बड़ा है लोगों को, दूसरों को क्या दान करेंगे, क्या न्याय होगा देश में? ये सिचुएशन है। और आदमी उस दौर से, भौतिकवाद के दौर से गुजर रहा है, जहां पद और पैसे के चक्कर में सारा ईमान और सारा मानवीय मूल्य, सारे संवैधानिक मूल्यों को तार तार पे रख दिया। जिन लोगों के भरोसे हमने जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो बहुत कमजोर लोग हो गए हैं, इसलिए संस्थाओं का बेड़ा गर्क हुआ। आपको डर नहीं लगता है कि आपके खिलाफ कोई डेफेमेशन या सेडिशन का मामला या राष्ट्रद्रोह का मामला कोई कर देगा? क्योंकि बीजेपी के लोग तो बहुत तेज हैं ये सब करने में। तुरंत मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू जब ये ऑन एयर होगा, आई एम श्योर बीजेपी की ट्रोल आर्मी यही कहेगी कि देखिए ये लेफ्ट गिरोह के लोग हैं। अभी भी मैं अपने कुछ इंटरव्यूज पे कुछ बीजेपी के नेताओं के कमेंट्स देख रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले परकला प्रभाकर का इंटरव्यू किया था और लोगों ने कहा कि देखिए ये तो लेफ्ट का टूल किट है जो एक्टिव हो गया है। इस तरीके की बातें हमेशा लिखी जाती है। परकला प्रभाकर के लोगों ने लिखा है कि मैं लेफ्ट टूल किट की हूँ और एक गैंग है जो किस तरीके के सवाल और संदेह पैदा कर रहा है। क्या कहेंगे? आज ये जो बातचीत आपसे मेरी है, इस बातचीत के बाद फिर से बीजेपी का कोई नेता यही लिखेगा और इसी को कहेगा कि देखिए ये तो लेफ्ट टूल किट के लोग हैं। नीलू जी, कोई देशभगत आदमी भी राइट टू एक्सप्रेशन में बैन लगाने की बात नहीं कर सकता। जो इस देश में, घर में, परिवार में या पूरे देश में समानता की बात करता है, वो लेफ्ट हो गया क्या? वो राइट है, वो सबके अधिकारों की बात करता है और ये उनको लेफ्ट बोल रहे हैं। और जो आदमी जंगल की सुरक्षा की बात करता है, जंगलों के वजह से आज टेम्परेचर दिल्ली में 52.3% था कल टेम्परेचर दिल्ली के अंदर। ग्लोब की ऐसी की तैसी कर दी इनको, इन लोगों ने, जो क्रोनी कैपिटलिज्म ने। जो पेड़ों की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए बात करता है, लोगों के अधिकारों की बात करता है, उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं। ये बदमाश लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये पूरे ग्लोब के दुश्मन लोग हैं, ये चंद लोग हैं। ये मानसिकता की बीमारी में इंडिविजुअल पे नहीं जाता कि इंडिविजुअल को हम कहें, ये मानसिकता का मामला है। ये खतरनाक मानसिकता है, ये मानवीय मानसिकता नहीं है, ये सह अस्तित्व की मानसिकता नहीं है। इन लोगों को सामने से इनको समझाना पड़ेगा और ये लोग देर आए दुरुस्त आए, ये समझेंगे भी, मगर जब तक ये बहुत नुकसान कर चुके होंगे देश का और दुनिया का, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग। इसलिए राइट लेफ्ट और फलाना ये सब बकवास है। इन डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन उन लोगों ने घड़ी हुई है
जो बदमाश लोग हैं, जिनकी मानसिकता कब्जाधारी है, जो भौतिकवाद में इतने डूबे हुए हैं, जिनकी मानसिकता असमानता की मानसिकता, जो ये समझते हैं धरती पे कुछ लोग ही भाग्यशाली होते हैं, वही पदों पे जा सकते हैं, वही पैसा कमा सकते हैं, उन्हीं के हाथ में लकीर है धन की, उन्हीं के हाथ में लकीर है अच्छे परिवार की, उन्हीं के हाथ में बड़े पद पे जाने की लकीर है। ये नॉनसेंस है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे ढोंगियों को, और ये शिक्षा की कमी है, देश में शिक्षा की कमी बहुत बड़ी है। इसी वजह से हमारे लोग इस तरह की ट्रोल आर्मी खड़ी हो गई है। चंद पैसे और सिक्कों की वजह से इन्होंने देश के लोगों का, युवाओं का मत भ्रष्ट कर दिया है। ये देश के दुश्मन लोग हैं जो हमारे युवाओं को इंडिपेंडेंटली उनका विवेक जगाने की बजाय, विवेकानंद के ठिकाने पे विवेकानंद की भी कोई इस तरह की अगर कोई रियलिटी होगी आत्मा नाम की, विवेकानंद भी रो रहा होगा कि मेरे विवेक पे ढोंगी आदमी कैसे कब्जा कर रहा है, और वो भी मिलिट्री के साथ, फोर्सेस के साथ, देश के पैसे से। और वो रो रहा होगा कि देश को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है और मेरे भारत के लोग कैसे मूर्ख बन सकते हैं। प्रहलाद जी, अब आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट्स कभी जगेंगे? क्या चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं कभी जग पाएंगी? उनको क्या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा कभी? देखिए नीलू जी, ये एहसास उन लोगों को होगा जिनका जमीर जिंदा है, जो विवेकशील हैं। जज होने से, चीफ जस्टिस होने से, प्राइम मिनिस्टर होने से, इलेक्शन कमिश्नर होने से कोई सही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आदमी पे डिपेंड करता है। सही आदमियों की बहुत कमी है इन पदों पे। बहुत सारे, मैं जो है कहने में कोई शर्म है और इज्जत नहीं है, बहुत सारे लोग इन पदों के लायक लोग नहीं हैं जो इन पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, और चाहे वो जजों के रूप में हो। इसलिए इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए इस देश के लोग, इस देश के युवा थक चुके हैं कि यहाँ पे सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट पे काम नहीं होता, या मंदिर मस्जिद के झगड़े चलते हैं, यहाँ पे क्रॉनिक कैपिटलिज्म चलता है, यहाँ जुडिशरी तमाशा देखती है, और यहाँ पे लोग तराई तराई करते हैं, कोई भी अंग काम नहीं करता। ईमानदार लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती, ना सरकार में मिलती, ना जुडिशरी से मिलती। इसी वजह से तो भ्रष्ट अधिकारी पदों पे पहुंच जाते हैं और भ्रष्टाचार करते रहते हैं, दबाव मानते रहते हैं। सारा का सारा हमारे देश का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है कि हमारा युवा चाहता है, हम भी चाहते हैं हम अपनी पीढ़ी को ऐसा देश दें कि हमारे देश के लोग माइग्रेशन करके विदेशों में ना बसना चाहें। इसी देश में वो सारी बातें हों, वो सारी व्यवस्था हो जिस मानवीय व्यवस्था की बात हमारा संविधान करता है। इन सारे लोगों ने मिलजुल के ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छी सड़कें और रेल चलाने से देश डेवलप नहीं होता। देश में सबसे पहले चाहिए भाईचारा। अगर देश में नफरत होगी तो ट्रेन में चलेगा कौन? जिस तरह से कोरोना में देश बंद हो गया था, दंगों में ऐसे बंद हो जाती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग ताले लगाते हैं, लोग निकल नहीं सकते अपने घरों से। तो हमारे को चाहिए ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तिवाद हावी ना हो पाए, जो व्यवस्था काम करे, चाहे जो मर्जी जिस पद पे हो, जो मर्जी जितना पैसे वाला हो, सबको कोई भी शिकंजे से ना बच के जा सके, कानून के शिकंजे से, और सिस्टम को कोई तोड़ ना पाए। चलिए, अब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बलराज जी, थैंक यू सो मच। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है, लेकिन फिलहाल सरकार को ये नहीं पसंद आता कि उस पर कोई सवाल खड़े किए जाएँ। उसी तरीके से एक बात चुनाव मैं आयोग एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी बलराज जी, बोलिए, बोलिए। एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे 3 अंग हैं राज्य के, देश के, और 3 काम ना करें जब मिलके, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जुडिशरी अगर वो भी काम ना करे, और देश के लोकतंत्र को कोई चोरी चकारी से हथियाने की कोशिश करे, तो पूरे देश की जनता एक है। ये मत सोचना क्योंकि अंदर से सॉफ्टवेयर पूरे मानव जाति का एक है, हम 140 करोड़ एक परिवार का हिस्सा हैं। हम कोई ऐसा काम भरोसे पे ना बैठें, ना इलेक्शन कमीशन के भरोसे बैठें और ना ही जुडिशरी के भरोसे पे बैठें। हम भरोसा जरूर रखें, मगर भरोसे पे बैठना नहीं है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, सब पूरे देश के लोगों को हैंड होल्डिंग करनी है और उस बात का विरोध करना है शांतिपूर्वक तरीके से, बिना कानून को अपने हाथ में लिए मजबूर कर देना है कोई भी जो ठगी मारना चाहे इस देश के लोकतंत्र के साथ। हम लोकतंत्र के ठगों को देश की सत्ता पे ना बैठने दें और ना बैठने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बलराज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी, जी। थैंक यू, नमस्कार।